अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं आपके साथ मुझे इस वीलॉग में शेयर करनी है। एक तो जनाब बड़ी धमाकेदार स्टोरी है इंटरसेप्ट की। ये वही अमेरिकी जरीदा है, ऑनलाइन जरीदा, जिसने इससे पहले साइफर केस के मंदरजात भी लीक किए थे। और अब इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डॉक्यूमेंट के हवाले से दावा किया है कि वो उनके हाथ लगी है, जिसकी बिना पर जो साइफर केस है वो ज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल उड़ गया है। अगर उसको सही मानों में देखा जाए और सही तौर पर उसकी तफ्तीश और इंक्वायरी हो तो फिर इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, आपके साथ कुछ मंदरजात इसके शेयर करूँगी। आज पीटीआई के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका एक राउंड अप आपको मैं दे दूंगी, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो बार्स एसोसिएशन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि वो ओहदे पर ना रहें और हट जाएं, तो इसके ऊपर मजीद कुछ कहानी खुल गई है, कुछ मजीद किरदार सामने आ गए हैं। जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उस्मान डार साहब की वालिदा से मुतालिक वीडियो आने के बाद, उसमें काफ़ी शिद्दत आ गई है और अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ट्विटर पर भी एक जंग जारी है और एक अजीबोगरीब किस्म का मामला और माहौल जो है वो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। इसके साथ साथ जनाब स्टोरी हम बात करेंगे कुछ मजीद भी कि जो एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ आज वाकया पेश आया लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ पर क्या हुआ जब वो पहुँचे, किसके नारे लगे और क्या सुनना पड़ा उन्हें, रिएक्ट क्या किया उन्होंने, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के व्लॉग में बहुत कुछ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात का आगाज़ यहाँ से करती हूँ कि आज क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के साथ, और जो लोग इवन मौजूद नहीं हैं, जेल में हैं, या किस तरह से उनके घरों पर रेड किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो आज का दिन था वो कैसा रहा पीटीआई के लिए, कितना लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल रहा है और किस हद तक वो बेचारे अपनी कैंपेन कर सकेंगे और किस तरह इलेक्शन में जा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल आपको वाजे हो जाएगी। आज के दिन हाजी फजल मौला साहब को, जो कि साबिक एमएनए थे PK7 से, सवात से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी एक वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे अपने डेरे पर और वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया जी पुलिस ने, KPK ने। तो पहली तो ये गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जनाब वीडियोस आज आई हैं 2-3 जिसमें कि पीटीआई और सियासत को ही खैरबाद कहते हुए नजर आए हमें मुख्तलिफ साबिक MP और साबिक MNA, जैसे कि लोधरा और सरगोदा के जो उम्मीदवार हैं वो भी दस्तबरदार हो गए। उनकी वीडियोस आ गई कि जनाब हम अब इलेक्शन नहीं लड़े, और ख़ास तौर पर जो लोधरा वाले उम्मीदवार हैं अगर उनको आप देखें तो वो काफ़ी पशेमान और बड़े बेचारे परेशान लग रहे थे, और जो उन्होंने वीडियो में बात भी की है वो सारा एक स्क्रिप्ट बेसिकली पढ़ रहे थे और इसमें वो यही कह रहे थे कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो आज ये भी, उसके साथ फिर गुजरांवाला से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें साबिक MNA और साबिक MPA सैयद फैजुल हसन शाह और चौधरी अरशद, इन्होंने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया और मजीद इलेक्शन लड़ने से तौबा कर ली है। तो काफ़ी तेज़ी से सिलसिला जारी है। जैसे ही नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का आगाज़ हुआ है तो क्रैकडाउन में बड़ी तेज़ी आ गई है, जिसका वाज़े मतलब यही है कि पीटीआई का कोई बंदा, कोई उम्मीदवार ग्राउंड पर नज़र ना आए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वहाँ पर जो अनट्रेडिशनल सियासतदान हैं वो भी मैदान में उतर रहे हैं और कुछ पुराने सियासतदान भी मैदान में उतर रहे हैं। जैसे कि सनम जावेद साहिबा का मैंने आपको बताया, मरीम नवाज़ के खिलाफ वो पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा यकीनी तौर पर। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं अयाज अमीर साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, वो भी कागजात नामजदगी वसूल करते हुए आज नज़र आए। तो उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पहले वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, उन्होंने भी पीटीआई से ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मज़ीद कुछ लोगों को देखा जा सकता है कि जो आज कागजात नामजदगी वसूल कर रहे थे या जमा करा रहे थे, और उनका ये ही अज़्म था कि वो डट कर खड़े हैं। अब कितनी देर खड़े रहते हैं ये देखना होगा, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाते हैं। तो ओवर एंड ऑल आज का दिन भी यही कुछ हमें नज़र आया। मियाँ इबाद फारूक, इनका तो कोई जैसे ये जो DPO थे सियालकोट वाले, ये कह रहे थे जी हम वहाँ पर इश्तिहारी को पकड़ने गए थे इसलिए रेड किया था। तो मियाँ इबाद फारूक साहब तो ऑलरेडी इस वक्त फौज की कस्टडी में है, तो आपने फिर उनके खिलाफ उनके घर में आप क्या लेने गए थे? तो बेसिकली उनके भाई हैं या उनकी अहलिया मोहतरमा है, और मेरा ख्याल है कि वो लोग इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो असल बात यही है कि उम्मीदवार कोई नहीं रहने देना पीटीआई का, तो ये है असल कहानी इसके पीछे।
बाकी जनाब अब इस बात पर आ जाते हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ वाकया पेश आया। बिलावल भुट्टो ने आज लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब करना था वकीलों से, उन्हें खासतौर पर मदऊ किया गया था। जब वो वहाँ पहुंचे तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया कि वो मौजूद थे, खिताब कर रहे थे, और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यंग लॉयर्स हैं उनकी जानब से इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी शुरू कर दी गई और ठीक ठाक नारेबाजी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे बिलावल भुट्टो को अपनी आंखों के सामने देखने और सुनने पड़े, और ये जो थे तमाम यंग लीडर्स ये काफ़ी पुरजोश नज़र आए। इसके ऊपर बिलावल ने खामोशी से पहले ये नारे सुने और फिर उसके बाद उन्होंने भी मेच्योर रिएक्ट किया। आई मस्ट से ये नहीं हुआ कि उन्होंने कोई उसके ऊपर नागवारी का इजहार किया होता या जी मैं कन्वेंशन छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इसको बड़ा डिसेंटली हैंडल किया और कहा कि जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़ाहिर है वो यहाँ पर थे तो उनके हक में भी नारेबाजी हुई, पीपल्स पार्टी के वकला ने उन्हें भी सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर एक अच्छा जमहूरी माहौल है कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी के जाले वकला जो हैं वो भी नारे लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग मौजूद हैं, PMLN के भी हैं, और हमें इख्तलाफ राय अपनी जगह, सबकी राय का एहतराम है और वकला का भी मैं एहतराम करता हूँ। तो बड़ा डिसेंटली उन्होंने इसको हैंडल किया। वैसे उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी इस वक्त, लेकिन ये चीज़ है कि देखिए आप लोग अब कहीं भी निकल रहे हैं तो आपको आवाज़ तो सुननी पड़ेगी इमरान खान की। आपने आवाज़ बंद कर दी, आपने उसकी तस्वीर बंद कर दी है, लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग जहाँ भी निकलेंगे ये आवाज़ें इनका पीछा करेंगी। और ये बात तो तय है कि आप देखिए अभी तक मियाँ साहब कैंपेन के लिए नहीं निकले हैं, इनके लोग भी अभी तक कैंपेन के लिए नहीं निकल रहे हैं, और खौफ है इन्हें कि ये लोग कैंपेन के लिए निकलेंगे तो पीछे से इन्हें आवाज़ें कसी जाएंगी, लोग वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाएंगे, इनको चोर चोर कहेंगे, या इस हवाले से मज़ीद इनको अपने ऊपर तनकीद सुननी पड़ेगी, नाखुशगवार वाक़यात, जुमले, अल्फाज सब कुछ सुनना पड़ेगा। तो एक डरा सहमा सा इनका पूरा एक माहौल जो हमें इस वक्त नज़र आता है। जैसे ये पार्लिमानी पार्टीज़ के जो ये हैं इनके इजलास, उसमें भी खिताब करते हैं तो रंग उड़े उड़े से हैं, और कोई इनका जो एक मुसर्रत होती है, एक जोश जज्बा होता है, वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हकीकत इनको भी पता है कि अंदर खाते हो क्या गया है। और अब तो ये बड़े बड़े सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें पता लग गया है कि जनाब ये वो पंजाब, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो वो छोड़ के गए थे। और आप मेरी उस दिन की वीडियो 21 अक्टूबर वाली वीडियो अगर आप देख लें तो मेरे अल्फाज ये थे कि ये इमरान खान का पाकिस्तान है जिसमें नवाज शरीफ साहब आप लैंड कर रहे हैं। तो किसी भूल में न रहिएगा कि आप आएंगे और आपको प्लेट में रखकर इक़्तिदार मिल जाएगा और सारे अवाम आपके इर्द गिर्द नछावर हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अब उनको मेरा ख्याल है इसका एक्सपीरियंस भी हो गया। बिलावल भुट्टो साहब की अलबत्ता आजकल पीपल्स पार्टी के लिए कुछ थोड़े से लग रहा है कि फैसले जो हैं नरम हुए हैं। और अब आपने देखा कि सरफराज बुगटी साहब जो कि वज़ीर दाखिला थे, निगरान, एक तो इनकी निगरानी पे भी क्या कहिए कि यानी आपका काम इलेक्शन कराना था और वो खुद मुस्ताफ़ी होके इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और अजीब बात है कि 4 महीने मजहबी लूट लिए और उसके बाद गैर जानिबदारी फिर क्या होगी आपकी। और इंटरेस्टिंगली पहले आपने PMLN में जाने का इंदिया दिया और आप चले गए आप पीपल्स पार्टी में। तो इससे भी साबित होता है कि ये तमाम ख़ास मोहरे जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, अगर वो पीपल्स पार्टी का रुख कर लिया उन्होंने, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्लान्स में तब्दीलियां भी आती हैं। और जहाँ पर हमें नज़र आता है कि जरदारी साहब भी कोई गेम चलाते हैं तो वो भी कुछ प्रेशर डालने में कामयाब होते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को भी कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल जी ये कहानी अभी चल रही है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल पीपल्स पार्टी का कोई इतना बड़ा इम्कान नहीं है, इतना बड़ा चांस नहीं है, इतना बड़ा स्टेक नहीं है पंजाब में कि वो बहुत ज़्यादा मार्का मार सकें। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो इलेक्शन डिले के हवाले से बात हुई, पहले पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इकदाम जो किए जा रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए और कहा गया कि उनके नीचे साफ इलेक्शन नहीं हो सकता, उनको चाहिए कि वो हट जाएं ओहदे से। अब ये बड़ा सिंपल सा एक मामला नज़र आ रहा है कि ये जो एक ऑप्शन रखा जा रहा है स्टिल कि अगर आखिर तक भी चीज़ें मैनेज ना हुई तो आखिरी कुर्बानी के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कुर्बानी कर दी जाएगी। और ये बिल्कुल एक ऑप्शन हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं राजा सिकंदर साहब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के एक पक्के मोहरे हैं, तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, खुद इस्तीफ़ा देकर साइड पर हो जाएं। उससे एक क्योस जन्म लेगा, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन का चीफ नहीं रहेगा तो इलेक्शन कैसे हो पाएंगे, उसको नामजद और नया कोई तैनात करने वाला मौजूद नहीं है असम्बली और वज़ीर आज़म, तो फिर उनका किस तरह से तकर्रुर होगा। तो ये मामला फिर थोड़ा इल्तवा की तरफ जा सकता है। अगरचे इसके ऊपर जो पाकिस्तान बार काउंसिल के
चेयरमैन हैं रज़ा पाशा साहब, उनका ये कहना है कि जी जो भी सीनियर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है इलेक्शन कमीशन मेंबरान में से, लेकिन इसके ऊपर आइन वाज़े नहीं है क्योंकि इस तरह की कोई शिक मुझे तो कम अज़ कम आइन में नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये एक अजीबोगरीब बात है कि कायम मकाम अगर कोई बन भी जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो क्या उसके तहत इतने बड़े जनरल इलेक्शंस भी कंडक्ट किए जा सकते हैं? खैर हमारे मुल्क में तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि ये एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है कि अगर बिल्कुल ही मामलात हाथ से निकल गए तो ये जो एक तुरप का पुत्ता है ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसी सिलसिले में हिमायत कर दी है। तो एक ही दिन के अंदर 3 मुख्तलिफ बार्स की तरफ से यही बात की गई है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं जी इस तरफ के क्या हुआ है जनाब, जो लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं आपको टीज़र में बताना भूल गई। लॉन्ग मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का लॉन्ग मार्च इस वक्त जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया से, सोशल मीडिया से वो बिल्कुल आउट नज़र आ रहा है। मैं बात कर रही हूँ बलोचों के लॉन्ग मार्च की। बेसिकली ये जो बालाच हैं, बालाच बलोच, इनके मर्डर के बाद और इनका मावराए आइन कुछ हुआ है, मर्डर मावराए अदालत, उसमें इब्तदाई तौर पर तो इनको इनके घर से उठा लिया गया था इनके जो अहल खाना के बकौल, और फिर उसके बाद CTD की एक कार्रवाई में बताया गया कि जी वो अपने ही साथियों की गोलियों से मारे गए हैं। उसके बाद से भी एक ज़ाहिर सिलसिला चल रहा था, मुख्तलिफ लोग लापता होते हैं, ख़ास तौर पर बलोच, और उनके अंदर इस बात की एक बहुत ज़्यादा शिद्दत से ना सिर्फ ये कि गुस्सा है, गम है, बल्कि बहुत ज़्यादा उनका मुतालबा है कि उनके जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए, सामने लाया जाए। कुछ लोग 5-5 साल से लापता हैं लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं होता, उन्हें कुछ बताया नहीं जाता। अगर कोई किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस है तो उसको सामने लाकर ट्रायल होना चाहिए, ना कि उसको आप लापता कर दें। तो ये सारे मामले के ऊपर बलोचों ने एक बड़ा लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया है। तुरबत से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है इस्लामाबाद की तरफ, और DG खान में कल रात इनका पड़ाव था और आज ये तौंसा शरीफ पहुंच चुके हैं। एंड आई विल मस्ट से कि आप अगर इसके विजुअल्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। और इसको जो लीड कर रही हैं वो एक खातून है, माहरंग, जो कि लीड कर रही हैं, माहरंग बलोच साहिबा। इनके भी अजीज़ जो हैं वो लापता हैं, और कुछ मेरे ख्याल इनके भाई शायद लापता हैं, या इसी तरह से, या शायद शौहर लापता हैं, सॉरी मैं इसको थोड़ा भूल गई हूँ। लेकिन बेसिकली बात वही है, किसी का भाई लापता है, किसी का शौहर लापता है, किसी का बाप लापता है, और ये सब आंसू लिए बैठे हैं। पहले इन्होंने धरना दिए रखा है, कोई नहीं इनको देखता। अब ये लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आ रहे हैं, कोई इनकी खबर नहीं चलाता, कोई इनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता, और ये सारी कहानी जो है हमें बड़ी तकलीफ दे नज़र आ रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसका बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन हो रही है उस वक्त जब मुल्क भर से लोग लापता किए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वक्त है इस वक्त के इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, और आइंदा किसी भी सूबे से किसी भी शख्स को इस तरह से मिसिंग पर्सन ना बनाया जाए। ये बहुत ही एक गैर इंसानी किस्म का सलूक है और गैर कानूनी भी है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो एक जंग चल रही है उस्मान डार साहब और ख्वाजा आसिफ की। ट्विटर पर आपको मालूम है जो वीडियो सामने आई, उसके बाद फिर उस्मान डार साहब की भी हमने एंट्री देखी, उन्होंने भी आके मीडिया टॉक की, काफ़ी गमो गुस्से का इजहार किया, बल्कि उनकी तरफ से भी कुछ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। और जहाँ हम ख्वाजा आसिफ या फिर किसी भी और की तरफ से ये बात करते हैं कि जी ये लोग गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो फिर उस्मान डार साहब भी अगरचे गुस्से में थे, बहुत ज़ाहिर है कि उनकी माँ के ऊपर अगर इस तरीके से तशद्दुद किया जाएगा या इस तरह उनके साथ बदतमीज़ी की जाएगी, तौहीन की जाएगी, तो कोई भी बेटा होगा वो फ़र्ते जज्बात में रिएक्ट तो करेगा। तो उनकी तरफ से भी खैर ख्वाजा आसिफ की वालदा के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं उसको भी मुनासिब नहीं समझती, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि आप इसको बात को देखें कि उन्होंने तो खैर रिएक्शन में किया है, ये भी कोई तौजी तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहरहाल है, पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया कि उन्होंने पहले तो क्लैरिफिकेशन दी, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली वो ये कहते हुए नज़र आए कि जी ये सारा एक इलेक्शन स्टंट है बेसिकली, और PTI की ये टिकट भी लेना चाहते हैं, प्लस अवाम की हमदर्दी लेना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जानबूझकर अपनी वालदा को इस्तेमाल किया है और इस तरह का सारा मामला किया है। और उन्होंने फिर इवन उस्मान डार साहब को भी काफ़ी आड़े हाथों लिया कि जी इस लीडर, इसके ऊपर क्या बंदा बात करे जो कि अपने लीडर के लिए पहले ज़मीन आसमान के क़लाबे मिलाता था, बाद में एक इंटरव्यू दे के उसके ऊपर क्या गंद उछाला इसने वगैरह वगैरह। तो फिर उस्मान डार साहब ने भी उसका जवाब दिया और उन्हें भी ठीक ठाक सुनाई और कहा कि जी आप इस इंटरव्यू को तो रहने ही दें, सबको पता है कि उस इंटरव्यू की क्या हकीकत है। तो दबे अल्फाज में उस्मान डार साहब भी उस इंटरव्यू के बारे में इम्पॉर्टेंट बात कह गए, इशारा दे गए कि वो इंटरव्यू बेसिकली क्या था, कैसे था।
तो बहरहाल इस मामले के ऊपर मैं तो अपनी राय पहले ही दे चुकी हूँ कि मेरा नहीं ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ इसके पीछे होंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब को तो इससे पॉलिटिकली नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन अगेन जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है मुल्क में, उसकी वजह से काफ़ी एक हीटअप हो गई है चीज़। और अब मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा गालम गलोच भी हो रही है इसकी वजह से, और फिर उसके बाद सब बहुत सेंटी भी हुए हैं इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है माँ बहनों पे जब बात आ जाती है तो हालात फिर हाथ से निकलते महसूस होते हैं। और ये वो चीज़ है कि जिसके ऊपर बार बार मैं तवज्जो दिला रही हूँ। अब जी मैं आखिर में आपको बता दूँ इंटरसेप्ट की स्टोरी के बारे में। वही अमेरिकी जरीदा जिसने साइफर के मंदरजात भी लीक किए थे और बताया था कि जनाब ये उन्हें किसी मिलिट्री सोर्स ने अंदर से पहुंचाए हैं, और उन्होंने तकरीबन वही मंदरजात छापे हुए थे जो कि इमरान खान साहब इससे पहले बता चुके हैं। और अब एक और उनकी स्टोरी सामने आई है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके हाथ एक रिपोर्ट लगी है, और ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है कि जो खुद आईएसआई के इंटरनल किसी यानी बॉडी की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई कि जब इमरान खान साहब ने जो साइफर के मंदरजात थे वो ओपन किए, या इंटरसेप्ट ने जब स्टोरी पब्लिश की, तो उस स्टोरी के पब्लिश होने के 2 दिन बाद 11 अगस्त को एक रिक्वेस्ट इंटरनली प्लेस की गई कि जनाब इस मामले पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या जो साइफर के मामलात हैं या जिस तरह से सामने आए हैं, क्या इससे कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हुई, और इसके ऊपर क्या जो है उसका जो रिजल्ट क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और इसकी जो बेसिक उन्होंने क्वेश्चन पुट किया हुआ है कि डज द रेवलेशन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट ऑफ सच अ साइफर compromise the integrity of system। तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा चार्ज दो है इमरान खान साहब के ऊपर कि आपने जब साइफर के मंदरजात लीक किए हैं तो बेसिकली जो आपने सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रीच किया है, और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पूरा एक सिस्टम है सिक्योरिटी का यानी डिकोडिंग के मामले में, वो सारा जो है वो इनक्रप्ट हो गया है। तो इसके ऊपर जब उन्होंने बात की है तो इसके ऊपर जो जवाब आया रिपोर्ट में, जो इंक्वायरी के बाद आया आईएसआई की अपनी रिपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही कोई इस किस्म के मामले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुई है सिक्योरिटी। तो ये एक बहुत बड़ी क्लीन चिट है एक तरह से, जो खुद आईएसआई के इंटरनल विंग की तरफ से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें दी जा रही है। लेकिन मैं अगेन कह दूं कि ये इंटरसेप्ट का दावा है, ये उसकी स्टोरी है कि ये है, और अगर ये वाकई एग्जिस्ट करती है तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर जो बुनियादी एक साइफर के केस के ऊपर चार्ज है तो वो तो उड़ के रह जाता है, क्योंकि वो तो यही चार्ज था कि जी आपने सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी लोगों को साइफर के मंदरजात बताकर। तो उसके इसमें सारी जो डिटेल है उसमें ये वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कागज़ लहराया था वो भी सिर्फ उसकी एक इंटरप्रिटेशन थी, वो एग्जैक्टली वो ख़त था भी नहीं। और फिर जो बाद में भी चीज़ें जो डिस्कशन में आई हैं, अगर आप उसको साइफर के साथ कनेक्ट करके देखें तो कोई जो इमरान खान साहब पे दूसरा चार्ज है कि जी आपने उसे सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल किया, तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही कि जो इमरान खान साहब ने कही साइफर में लेकिन वो साइफर में मौजूद नहीं थी। तो या तो ये हो ना कि इमरान खान साहब ने कोई अपनी तरफ से ऐसी बात घड़ दी उसमें जो कि साइफर में मौजूद नहीं थी कंटेंट में, तो फिर तो ये बात समझ में आती है कि इमरान खान साहब ने बढ़ा चढ़ाकर उसको सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये दोनों ही जो चार्जेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस में, वो इस रिपोर्ट से तो कम अज़ कम बिल्कुल साबित नहीं होते। और ये तो खुद बकौल इंटरसेप्ट आईएसआई की इंटरनल विंग की अपनी ही एक इंक्वायरी रिपोर्ट की दावा है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर केस ही ख़त्म हो जाता है बेसिकली देखा जाए तो। ये सारी कहानियाँ अल्टीमेटली फिर उसी तरफ इशारा करती हैं कि क्या यही वो वजूहात तो नहीं है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब का जेल ट्रायल खुफिया हो रहा है और उसको किसी को पब्लिश नहीं किया जा रहा, पब्लिक नहीं किया जा रहा, ताकि लोगों को हकीकत ना पता चल सके कि अंदर कुछ चीज़ सामने आई भी थी या नहीं, कोई चीज़ साबित हुई भी थी या नहीं, कोई इल्ज़ाम साबित हुआ था कि नहीं, और उन्हें बाला ही बाला अंदर ही अंदर कोई सज़ा दे दी जाए और फिर अपना मकसद हासिल कर लिया जाए। तो इसी वजह से जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है इस केस की, उसके ऊपर जो है वो फिर सवालात उठते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।